शब्बीर अहमद की कहानी विसर्जन। वो पार्क में बैठा मूंगफली चबा रहा था, उंगलियों की अंगूठियां नचा रहा था। इंटरव्यू देने जब कभी कलकत्ता आता तो शाम को इस पब्लिक पार्क में चला आता और बाउंड्री वॉल पर बैठकर हौड़ा पुल, विद्यासागर सेतु, आती जाती कश्तियों और लहरों को तकता रहता। कभी लंबी लंबी सांसें खींच खींच कर भस्त्री का, कभी छोटी छोटी सांसें बाहर निकालकर कपाल भाती और कभी नाक के सुराखों को दाएं हाथ की उंगलियों से बारी बारी दबा दबा कर अनुलोम विलोम करता। और जब इन प्राणायामों से फारिग हो जाता तो जेब से ठोंगा निकालकर मूंगफली चबाता और रह रहकर अंगूठियां नचाता। उस रोज भी वो यही कर रहा था कि यकायक बूढ़ा नमूदार हुआ, गेरुए रंग का जुब्बा और गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने। डंडे को मरोड़कर सांप की तरह बल देता हुआ उसकी जानिब बढ़ने लगा। करीब आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा, इंटरव्यू हो गया? वो चौंक पड़ा, मुड़कर देखा। आप यहां? आपको तो मैंने। इंद्रनील जहन पर दबाव डालने लगा और फिर बोला, हाँ हाँ, हुस्नाबाद हुस्नाबाद स्टेशन पर, और कई मर्तबा इच्छामती के किनारे भी देखा है। इसके बाद उसने गंभीर लहजे में पूछा, लेकिन आप यहां इस वक्त? मैं यहां वहां, जब जहां तब वहां, परंतु तूने बताया नहीं। इंटरव्यू हो गया? बूढ़े ने अपना सवाल दोहराया। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता कि मैं इंटरव्यू देने आया था? बूढ़े ने आंख मीचते हुए कहा, मुझे सब पता है, सब कुछ, भूत भविष्य सब। और वर्तमान? अरे मूर्ख, समय का चक्र बहुत तेज घूमता है। वो पेशानी पर बल डालकर बोला, इतना तेज कि उसमें वर्तमान का कोई स्थान नहीं। तेरा भविष्य उज्जवल है, बस एक बाधा है। बाधा? कैसी बाधा? इंद्रनील के चेहरे पर मुस्कुराहट सुकड़ने लगी। हाँ, बाधा है, एक बाधा है। बूढ़े ने डंडा जमीन पर ठोंक कर सर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं तो हर रोज अखबार में अपनी राशि मिलाता हूं, आज भी मिलाई है। मुझे तो कोई बाधा वाधा नजर नहीं आई। राशि मिलाने से कुछ नहीं होता। यदि राशि का संबंध भाग से होता तो एक ही दिन जन्म लेने वाले लाखों लोगों के भाग एक जैसे होते। छोड़ इन बातों को। मैं कहता हूं एक बाधा है तो बाधा है। बाधा? उसने पेशानी पर बल देते हुए कहा, कैसी बाधा? बूढ़े ने कहा, अपराध की बाधा। अपराध की बाधा? हाँ, अपराध की बाधा। और जब तक ये बाधा दूर नहीं होगी तू रोजगार नहीं कर सकता। लेकिन अपराध का रोजगार से क्या संबंध? इंद्रनील ने हैरत से पूछा। बूढ़े ने नदी की जानिब इशारा करते हुए कहा, नदी का संबंध समुंदर से है, समुंदर का बादल से, और बादल का बारिश से। इसलिए बारिश का संबंध नदी और समुंदर से है। हर वस्तु का हर वस्तु से संबंध है। इतना कहकर बूढ़ा मुस्कुराया, सांपनुमा डंडे से उसकी पेशानी की तरफ इशारा किया और तेज गामी से जाने लगा। इंद्रनील ताज्जुब से उसे तकता रहा। 2-4 कदम चलने के बाद बूढ़ा रुका, गर्दन को खम देकर बोला, और हाँ सुन, आज रात को हिलसा संभल कर खाना, कांटा चुभने की संभावना है। ये कहकर बूढ़ा चला गया। उस दिन इंद्रनील पार्क में देर तक गुमसुम बैठा रहा, ऐसा गुमसुम कि चक्र रेल की आखिरी ट्रेन कब चली गई उसे खबर ही न हुई। त्रिदेव बाबू बारसू खादमी हैं। सियासत और बागदा पालन उनका खास मशगला है। पंचायत समिति के सभापति हैं। पार्टी ने यकीन दिलाया है, अगर जिला परिषद पर कब्जा हुआ तो इस बार सभाधिपति बना दिए जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि अगर उनका बेटा कारोबार संभाल ले तो वो आइंदा इलेक्शन में अपनी पूरी कुव्वत झोंक देंगे। लेकिन इंद्रनील अजब लड़का है। उसे सियासत से सरोकार है, न कारोबार में दिलचस्पी। अपनी किस्मत खुद बनाना चाहता है, खुद से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है, नौकरी करना चाहता है। दर्जनों इंटरव्यू दे चुका है। इस बार भी एक इंटरव्यू देकर पार्क में बैठा मूंगफली चबा रहा था कि बूढ़ा फिर वारिद हुआ। बोला, कहा था ना, जब तक बाधा दूर नहीं होगी तू रोजगार नहीं कर सकता। इंटरव्यू से कोई लाभ नहीं। अपराध, एक अपराध, और फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। यह कहकर बूढ़ा जाने लगा, लेकिन जाते जाते मुड़ा और बोला, सर संभाल के रखना, चोट लगने की संभावना है। और फिर तेज तेज कदमों से चलता हुआ झाड़ियों में गुम हो गया। बूढ़े को दूसरी बार देखकर इंद्रनील हवास बाख्ता हो गया। उस दिन भी उसे ताज्जुब हुआ था जब रात के खाने में उसने हिलसा मछली देखी थी और खाते वक्त कांटा उसके मसूड़े में चुभ गया था। वो दर्द से करहा उठा था। मां ने साड़ी का आंचल उसके मुंह में डालकर बड़ी एहतियात से कांटा निकाला था। खून भी निकल आया था। अभी वो ये सोच ही रहा था कि ट्रेन की आवाज ने उसे चौंका दिया। आखिरी लोकल थी। वो स्टेशन की तरफ लपका। ट्रेन सरसराती हुई प्लेटफॉर्म से निकलती जा रही थी।
उसने दौड़ लगाई और किसी तरह ट्रेन में सवार हो गया। दरवाजे के पास से एक शख्स कंधे पर दूध का कनस्तर लिए गुजर रहा था। गाड़ी ने खासी रफ्तार पकड़ ली थी। इंद्रनील खुद को संभाल न सका और कनस्तर वाले से जा टकराया। दम भी नहीं ले पाया था कि सामने बैठे शख्स ने कहा, भाई, पेशानी से खून बह रहा है। इंद्रनील ने झट से बाएं हाथ की हथेली पेशानी पर फेरी। देखा, खून का धब्बा है। दूसरे ही लम्हे बूढ़े की आवाज उसके कानों में गूंज उठी, सर संभाल कर रखना, चोट लगने की संभावना है। तो क्या अब अपराध? वो सहम गया। एक अनजाने खौफ ने उसे आ घेरा। इसके बाद इंद्रनील में तब्दीली आती गई। अब उसने नौकरी के लिए दरख्वास्त देनी बंद कर दी। सारा सारा दिन इधर उधर सरगर्दा फिरने लगा, खिसियाता हुआ, बुदबुदाता हुआ। अपराध, एक अपराध, और फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। और सोचने लगा कैसे रोजगार की राह में हायल वो रुकावट जल्द से जल्द दूर हो जाए। एक दिन रात के 1 बजे वो चौराहे पर जा पहुंचा। खपती की तरह चक्कर लगाने लगा। नाइट पेट्रोलिंग दस्ते ने इस हाल में देखा तो उसे घर जाने को कहा, लेकिन वो राजी न हुआ। कहने लगा, मुझे गिरफ्तार कर लो। इतनी रात गए चौराहे पर इस तरह फिरना क्या अपराध नहीं? मैंने अपराध किया है, गिरफ्तार कर लो मुझे। इंस्पेक्टर ने पहचान लिया कि सभापति का बेटा है। उसने इल्तिजा की, इंद्रनील बाबू, जीप में बैठिए, आपको घर छोड़ देता हूं। लेकिन इंद्रनील बजिद था, कहता जा रहा था, मैंने अपराध किया है, गिरफ्तार कर लो मुझे। उस रोज पुलिस वाले उसे बजोर गाड़ी में बैठाकर घर ले आए। गाड़ी की आवाज सुनकर मां दौड़ी बाहर आई। त्रिदेव बाबू भी पीछे पीछे निकले। इंस्पेक्टर ने सारा माजरा सुनाया। मां ने लपक कर बेटे को सीने से लगा लिया। सिसक कर बोली, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ इंदु? कहाँ चला गया था मेरा लाल? त्रिदेव बाबू ने बीवी को डांट पिलाई। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने इसका दिमाग खराब कर दिया है। इतना कहकर उन्होंने धोती का कोंचा मुट्ठी में दबाया और फनफनाते हुए अंदर चले गए। और दूसरे दिन इंद्रनील इच्छामती के किनारे दीवानावार फिर रहा था। उसके जहन में क्या आया कि उसने अचानक नदी में छलांग लगा दी। तैरता हुआ उस पार जाने लगा। इच्छामती नदी के उस पार बांग्लादेश है। चुनाचे बीएसएफ के जवान फौरन हरकत में आ गए। कश्ती लेकर दौड़ पड़े, उसे खींचकर बाहर निकाला। एक जवान ने कहा, अरे ये तो सभापति जी के सुपुत्र हैं। इंद्रनील पागलों की तरह चीख रहा था, नदी पार करना अपराध है, मैंने अपराध किया है, मुझे गिरफ्तार करो, मुझे गिरफ्तार करो। और इस बार बीएसएफ वाले उसे घर छोड़ने आए। त्रिदेव बाबू से कहा, सभापति जी, लगता है इनकी मानसिक हालत ठीक नहीं, आपसे बनती है, इन्हें नदी किनारे जाने न दें। आतंकवाद के खिलाफ मुहिम तेज है, चौकसी बढ़ा दी गई है, गोली चला देने का ऑर्डर है। बीएसएफ वाले जा चुके थे, लेकिन त्रिदेव बाबू अपनी जगह खड़े रहे, मुंह फाड़े, बुद्ध बने, मां और बेटे को घूरते रहे। और एक दिन इंद्रनील नहर के उस पार चला गया। हाँ, आबादी की दूसरी जानिब एक नहर है, और नहर के उस पार एक कुशादा मैदान, जहां हर बुध को हाट लगा करता है। उस रोज भी बुध था। वो हाट में सारा दिन सरफ गंदा फिरता रहा, दुकानदारों को धमकाता रहा, खरीदारों से उलझता रहा। हर कोई उसके बाप की पोजीशन का ख्याल रखकर गुस्सा पी जाता, उसके पागलपन को नजरअंदाज कर देता। और जब वो शाम को लौट रहा था तो उसकी निगाह फूड इंस्पेक्टर पर पड़ी। उस पंचायत समिति के दफ्तर में उसकी पोस्टिंग थी, वो भी उसी नाव पर सवार था। उसे देखते ही इंद्रनील बुदबुदाया, अपराध, एक अपराध, और फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। और उसने बेचारे इंस्पेक्टर के गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। नाव में खलबली मच गई। बात थानेदार तक पहुंच गई। थानेदार ने त्रिदेव बाबू से धीमे लहजे में कहा, सर, वो सरकारी मुलाजिम है, शिकायत बीडीओ ने फॉरवर्ड कर दी तो आप जानते ही हैं, मैं भी सरकारी मुलाजिम हूं। और सर, ये इंद्रनील बाबू को हुआ क्या है? दिन भर इधर उधर मारे मारे फिरते हैं, आए दिन कुछ न कुछ कर बैठते हैं, इन्हें किसी डॉक्टर को। त्रिदेव बाबू ने थानेदार को तिरछी निगाहों से घूरा। थानेदार की जबान लड़खड़ा गई। सर, मेरा मतलब है, सर, आप तो जानते हैं। ओसी साहब, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, आप जाइए, अपना काम कीजिए। और त्रिदेव बाबू पेशानी पर बल देकर थोड़ी देर कुछ सोचते रहे, फिर ऊपर नीचे सर हिलाते हुए बड़बड़ाने लगे, हाँ, अब कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन बीवी के कान में कुछ कहा और बिस्तर पर फैल गए। मां मुंह बिसूर कर बेटे से बोली, इंदु, तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है, लेकिन इन्हें कौन समझाए, जिद कर रहे हैं घेरी पर जाने को। कह रहे हैं कल पूर्णिमा है और अभी तक झांका यानी बांस के तराशे से बना पिंजरा नुमा फंदा नहीं डाला गया। पार्टी का फोन पर फोन आ रहा है, अगर आज रात से झांका नहीं डाला गया तो बागदा मछलियां मर जाएंगी। नुकसान तो नुकसान, मार्केट में बदनामी भी बहुत होगी, इसलिए अब मुझे ही घेरी पर जाना होगा। तू बाबा के कमरे में सो जाना, उन्हें वक्त से दवाएं देते रहना। देख, ये गोली और ये सिरप,
माँ की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि इंद्रनील ने चौंक कर कहा, तू घेरी पर जाएगी, वो भी रात को? तो बता क्या करूं, कौन जाएगा, बोल। इंद्रनील थोड़ी देर खामोश खड़ा नीम व आंखों से माँ का चेहरा तकता रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, मैं चला जाऊंगा। उस रोज इंद्रनील रात को घेरी पर गया। कंपनी की 2 एयर कंडीशन वैन पहले ही पहुंच चुकी थी। हर झांके में 10 किलो 12 किलो बागदाएं पकड़ी और वैन पर लादी जा रही थी। सुबह सादिक तक यह सिलसिला चलता रहा। 6.5 टन से ज्यादा बागदाएं पकड़ी गईं। कंपनी वालों ने 22 लाख रुपए नकद इंद्रनील के हवाले किए। इंद्रनील बांस के पुल से होता हुआ मचान पर चढ़ गया। रुपए की थैली खोली तो आंखें फटी की फटी रह गईं। इतने ढेर सारे रुपए एक साथ उसने कभी देखे न थे। 500-500 और हजार के करारे करारे नोटों के पुलंदे। वो उन्हें देर तक गिनता रहा, कभी जल्दी जल्दी और कभी ठहर ठहर कर। घर लौटकर जब उसने रुपए की थैली माँ बाप के सामने रखी तो उन्होंने बेटे में खुशाइन तब्दीली महसूस की। उनकी खुशी की इंतहा न रही। तीर निशाने पर लग चुका था। दूसरे दिन भी इंद्रनील घेरी पर पहुंचा। लाखों की बागदाएं पकड़ी और फरोख्त की गईं। इंद्रनील ने उसी तरह मचान पर बैठकर देर तक रुपए गिने और थैली छाती से चिमटाए घर आया। यह सिलसिला 5 दिनों तक चलता रहा। छठे दिन इंद्रनील ने त्रिदेव बाबू से कहा, बाबूजी, क्यों ना हम खाल यानी नहर के उस पार वाले खेत को भी घेरी में बदलकर बागदा पालन करें। कारोबार में बेटे की दिलचस्पी देखकर त्रिदेव बाबू फूले न समाये। कहने लगे, वाह, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। कई दिनों से मैं भी यही सोच रहा था। एक काम कर, मेरी वो अटेची ला। और त्रिदेव बाबू अटेची से कागज का एक टुकड़ा निकालकर बेटी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, देख, यह उन किसानों की लिस्ट है जिनकी जमीनें हमारे खेत के आसपास हैं। उन्हें सरकार ने जमीनें काश्तकारी के लिए दी हैं। तू एक काम कर, उन लोगों की एक कोऑपरेटिव बना, मैं तुझे उसका चेयरमैन बना दूंगा। और देखते देखते कोऑपरेटिव तैयार हो गई। तकरीबन 150 बीघा जमीन यकजा की गई। कमर तक गहरी मिट्टी खोद कर ईंट भट्टों को बेची गई। जो पैसे हासिल हुए उनसे जमीन के एक कोने में कंक्रीट के 3 प्रोसेसिंग टैंक बनाए गए और नहर से पानी खींचने के लिए डीजल पंप सेट खरीदे गए। जिन किसानों की जमीनें ली गई थीं, उन सबों को सस्ती मजदूरी पर बागदा पालन के काम में जोत दिया गया। टैंकों में पिन यानी बागदा के अंडे की देखभाल हो या हर 10 दिन बाद एक से दूसरे टैंक में उनकी तब्दीली, फीड और दवाएं देने की जिम्मेदारी हो या उन्हें घेरी में मुंतकिल करके रात रात भर बांस के मचान पर बैठकर पहरा देने का काम, हर काम के एवज रोजाना 70-80 रुपए मेहनताना तय था। किसान भी खुश थे। जमीन तो उन्हें मुफ्त में मिली थी। उसके छोटे छोटे टुकड़ों पर धान पाट बोकर आखिर उन्हें मिलता भी क्या था। और फिर त्रिदेव मंडल जैसे नेताओं से वाबस्तगी तो अपने आप में उनके लिए काबिले रश्क बात थी। गरज यह कि चंद ही महीनों में नई घेरी बागदा पालन के लिए तैयार हो गई। और भला होती भी क्यों नहीं। इच्छामती नदी से निकलने वाली इस नहर का पानी वैसे तो मीठा है, लेकिन जब नदी में ज्वार आ जाता है और सुंदरबन के रास्ते खलीज बंगाल का नमकीन पानी उसमें भर जाता है तो यह नहर मीठे और नमकीन पानी का आमेजा बन जाती है। इस आमेजे में बागदाएं खूब फलती फूलती हैं। आम दिनों में झींगा मछली की यह नस्ल कीचड़ मिट्टी में दबी बैठी रहती है, मगर जब चांद की रोशनी फिजा में फैलती है तो यह कीचड़ से निकलकर सतह पर आ जाती है। इंद्रनील की इस नई घेरी में भी अब बागदाएं सतह पर आने लगी थीं। चुनाचे जाल फेंके गए, टनों बागदाएं पकड़ी गईं। 4 रात तक यह सिलसिला चलता रहा। आज 5वीं रात थी। रात भर जाल डालने, बागदा पकड़ने, वजन करने और वैन पर लादने का काम चलता रहा। पौ फट चुकी थी। फिजा में हल्की हल्की रोशनी फैल गई थी। परिंदों की चहचहाहट से पूरा माहौल गूंज उठा था। कंपनी वाले रुपयों से भरी थैली इंद्रनील को देकर चले गए थे। मजदूरों की टोली भी जा चुकी थी। पहरेदार मचान पर बैठे ऊँघने लगे थे। घेरी की तह से उठने वाली बदबू शुमाल मशरिक से आने वाली ठंडी ठंडी हवाओं में तहलील हो रही थी। रात भर के काम से पगडंडियां कीचड़ आलूद हो चुकी थी। इंद्रनील छाती से रुपयों की थैली चिमटाए पगडंडियों पर पैर जमा जमा कर सड़क की जानिब बढ़ता जा रहा था कि किसी ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रख दिया। वो चौंक पड़ा, मुड़कर देखा। सामने बूढ़ा खड़ा था, अपने मखसूस भेस में। इंद्रनील ने बूढ़े की आंखों में आंखें डालकर पूछा, आप यहां इस वक्त? मैं यहां वहां, जब जहां तब वहां, बूढ़े ने पुतलियां नचाते हुए कहा। अपराध, एक अपराध और फिर सुख ही सुख, आनंद ही आनंद। लेकिन आपकी बात तो झूठ निकली। देखिए,
बिना कोई अपराध किए ही मुझे कितना अच्छा रोजगार मिल गया है, लाखों रुपए कमाने का। इंद्रनील ने रुपए की थैली की तरफ इशारा करते हुए कहा। बूढ़े ने होठों पर मानी खेज मुस्कुराहट सजाई और गर्दन को जुम्बिश देते हुए कहा, अच्छा, सचमुच तूने कोई अपराध नहीं किया? इंद्रनील ने छाती तान कर कहा, नहीं, मैंने कोई अपराध नहीं किया। बूढ़ा लम्हे भर खामोश खड़ा रहा और फिर डंडा नचाकर बोला, उपजाऊ जमीन पर बागदा पालन अपराध नहीं? बागदा पालन अपराध? इंद्रनील बुदबुदाया। बूढ़े ने आंखें मूंद ली और धीमे लहजे में कहने लगा, हाँ, अपराध है, घोर अपराध। इसके अलावा भी तूने कई अपराध। उसने अपनी बात पूरी भी न की थी कि इंद्रनील ने घुटनों के दरमियान रुपए की थैली दबाई, जिस्म का ऊपरी हिस्सा मोड़कर दोनों हाथों से बूढ़े की गर्दन दबोच ली, पूरी ताकत से खींचा और घेरी में फेंक दिया। छपाक से एक आवाज उभरी और दूसरे ही लम्हे फिजा में खामोशी छा गई। पानी की सतह पर बनने वाला दायरा रफ्ता रफ्ता आंखों से ओझल होता चला गया।